अब बड़े अदब के साथ दावत देना चाहती हूं स्टेज पर आने के लिए जनाब सत्यवीर शास्त्री जी को। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं जनाब सत्यवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूं स्टेज पर जनाब राधेश्याम तिवारी जी को। कांग्रेस नेता है राधेश्याम तिवारी जी, आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। और अब मेरी गुजारिश है जनाब कुलदीप कलवारी जी से, जेजेपी के लीडर है कुलदीप कलवारी जी। कुलदीप जी स्टेज पर आ जाइए प्लीज। और इसी के साथ मेरी गुजारिश है जनाब कुलदीप वशिष्ठ साहब से, कांग्रेस लीडर हैं कुलदीप वशिष्ठ, स्टेज पर तशरीफ ले आए। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। और साथ ही मेरी गुजारिश है हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी से कि आगे इस पैनल के साथ चर्चाओं को आगे बढ़ाएं और खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम विजन 2024 के मकसद को फुलफिल करें। विजन 2024, मुझे यकीन है कि जिस मकसद को लेकर खबर अभी तक आपके बीच आया इस खास कार्यक्रम के जरिए, उस मकसद को पूरा करने में हम कामयाब हो रहे हैं। ओवर टू यू नासिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज, और नारनौल के सभी लोगों का और महेंद्रगढ़ ज़िले के सभी लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम खबरें अभी तक के इस खास पेशकश विज़न 2024 में पधारे हैं। एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक राधेश्याम जी हैं, हमारे साथ जेजेपी के नेता कुलदीप कलवारी जी हैं, और हमारे साथ कुलदीप वशिष्ठ जी हैं जो विप्र फाउंडेशन के प्रधान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यव्रत शास्त्री जी, शुरुआत आपसे। चुनाव का माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा चुका है और इन 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव है इसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि इसकी हवाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिहाज से ठंडी होंगी या फिर गर्म होंगी, आने वाली हैं। बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान से अपना हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है, तो इन चुनावों का असर हरियाणा की सियासत पर अभी कितना पड़ रहा है और रिजल्ट आने के बाद कितना पड़ेगा? देखिए नासिर जी, पहले तो आपका नारनौल आगमन पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। महेंद्रगढ़ की जनता आपको यहाँ देखकर कि वो टीवी वाला व्यक्ति यहाँ बैठा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम तो रोज मिलते हैं आपसे, लेकिन आप आज यहाँ आए, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पहले तो हरियाणा की राजनीति का असर राजस्थान पर पड़ने वाला है, और फिर राजस्थान में चुनाव हो जाएगा तो फिर यहाँ की बात आएगी। अभी हमारी टीम जो भारतीय जनता पार्टी के 2 दौरे राजस्थान की अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके आ चुके हैं, और नवरात्रों के बाद तीसरी बार यानी स्थायी रूप से वहां रहकर चुनाव करेंगे। वहां जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हरियाणा की सरकार को या हरियाणा की जनता के बाद बात करती है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम वहां कह रहे हैं। पहला मुद्दा कि वो अनाज खरीद के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की सरकार के नुमाइंदे और हमारे विधायक और कार्यकर्ता बता रहे हैं कि हरियाणा में कितनी फसलें खरीदी जाती हैं, कितनी स्तर पर खरीदी जाती हैं और कितनी मंडियां लगती हैं। राजस्थान में यदि इस नज़ारे पर देखेंगे तो दाना नहीं खरीदी जाता, मंडियां वहां लगती नहीं है और चुनिंदा व्यक्तियों की मंडियों में खरीदारी होती है। और यदि हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी पर वहां कोई खरीदारी नहीं होती। ये एक बड़ा मुद्दा है। बिजली की जहां तक हम बात करते हैं, हमसे पहले जितनी सरकारें आई वो बिजली को एक राजनीतिक मुद्दा लेकर चलते थे। हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन 2014 के बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों से हरियाणा के अंदर बिजली का इशू ही समाप्त कर दिया। और तीसरी बात जो रोड कनेक्टिविटी है, चौथी बात जिस प्रकार से रोजगार मिले हैं, बिना खर्ची और पर्ची के मिले हैं। जो कांग्रेस के बंधु यहां शोर करते हैं पेपर आउट का, यहां पेपर आउट होता तो कैंसिल होता है, लेकिन वहां पेपर आउट होता तो ये गारंटी होगी कि ये जो सिलेक्शन श्योर हो गया, क्योंकि पेपर आउट हुआ तो इसका मतलब बिक्री हुई है, और बिक्री हुई है तो उसमें इनकम का हिस्सा अपना आएगा। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के शासन का और राजस्थान के शासन की बात हम करते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक, चाहे हम सामाजिक तौर की बात करें, समाज के अंदर जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस के लोगों ने वहां बनाया,
और हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ सामाजिक मूल्यों का जो संरक्षण किया, एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, चौधरी देवीलाल जी इस इलाके के ही नहीं पूरे भारत के नायक रहे। उन्होंने 87 में एक नारा दिया था कि हर घर को मैं एक नौकरी दूंगा, लेकिन उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाया। वो कोई फार्मूला ऐसा नहीं निकाल पाए जिससे हर घर को नौकरी मिल सके। प्रयास उनका ठीक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जिस परिवार में कोई आज तक सरकारी नौकरी नहीं लगा, उस परिवार के अभ्यर्थी को यदि वो उस मेरिट टेस्ट में आता है तो 5% उसको कृपांक मिलेंगे। इससे हजारों उन परिवारों में जिसमें आज तक किसी ने सरकारी कर्मचारी होने का गर्व नहीं था। इतनी मैं बहुत सारी बातें मैं इस पर फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। नौकरी पर बहुत संक्षिप्त में, जब इतनी नौकरियां दी जा रही हैं तो फिर हरियाणा को पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में टॉप 3 में क्यों रखा गया है? देखिए, ये जो रखने वाले कौन है उनको देखिए। और कुछ आंकड़े सरकार की तरफ से भी आए हैं। नहीं, मैं आपको कुछ आंकड़ों के आधार पर कि एक विजन है कि कितने लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। माना आपने एक टीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली, तो टीजीटी टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो कितने लोग कर रहे हैं? तो क्वालिफिकेशन करवाना किसका काम है? सरकारें कॉलेज खोलेंगी, व्यवस्थाएं करेंगी, विद्यार्थी आएंगे तभी तो क्वालिफाइड होंगे। तो यदि हमारे यहाँ 1 पर 20 व्यक्ति आता है तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ठीक है, और जहाँ एक पोस्ट के ऊपर 5 आदमी आते हैं, 2 आदमी आते हैं, इसका मतलब क्वालिफिकेशन ही नहीं है। इसका मतलब जो वैकेंसीज आ रही है उनसे वो बेरोजगार है ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपना एक काम में प्रति लग भी रहा है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी है इसलिए वो अप्लाई करता है। चलिए ठीक है शास्त्री जी। राधे श्याम जी, बातें आपने सुनी। मेरा एक सवाल ये था कि क्या इन चुनावों का असर हरियाणा पर पड़ेगा? चर्चा तो यहाँ भी चल रही है, आप लोग भी नजर में रखे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हरियाणा का असर वहां पर पड़ रहा है। वहां के नेता, बीजेपी के नेता हरियाणा की मिसाल दे रहे हैं। हरियाणा के नेता हरियाणा में इतने बेहतरीन काम हो रहे हैं कि दूसरे राज्यों में उसकी मिसाल दी जा रही है। जी, आपका स्वागत है नारनौल में। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो बातें अभी तक मैं सुन रहा था, जहाँ तक सवाल है कि क्वालिफाइड आदमी होंगे तभी नौकरी लगेंगे। 9 साल की सरकार ने जब क्वालिफिकेशन दी ही नहीं है तो क्वालिफाइड आदमी कहाँ से आएंगे? मेरा सवाल एक तो ये है आपसे। दूसरी बात ये है कि 25,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ शिक्षकों के पद खाली हैं, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जो हमारे तकनीकी कॉलेज हैं उनमें प्रिंसिपल के पद खाली हैं और वाइस प्रिंसिपल के पद खाली हैं। एक प्रिंसिपल 3 कॉलेज को देखता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि वो देख सकता है? दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात करी। आप चलिए नारनौल में ठेके दिए हुए हैं, मैं आपको ढेर दिखाता हूँ गंदगी के कितने पड़े हैं, तो स्वच्छ भारत कैसे बनेगा? मतलब पार्टी स्वयं ही अपने मुद्दों को समाप्त कर रही है। अगली बात, आप आ जाइए पानी के उसमें। आप ये देखिए कि सारी पार्टी, मैं भी शामिल हूँ, शास्त्री भी शामिल हैं, दूसरे भाई भी शामिल हैं, सारे क्षेत्र के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, हर बार तीनों के अंदर एक पार्टी का शासन आया। कांग्रेस का भी आया, बीजेपी अकाली दल का आया, लेकिन किसी ने पानी के बारे में कुछ किया ही नहीं। SYL की बात करने की बात मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी कुछ कर लें, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर लें, जब तक हमारे नेता और पंजाब के नेता ईमानदारी से मिलकर के काम नहीं करेंगे, यहाँ के किसानों को ले जा करके वहाँ के किसानों को बताएंगे, तब तक ये SYL का झूठा मुद्दा है, ये एक झुंझुना है। आप ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों ने झूठ बोले, सभी ने राजनीति करी इस मामले पर, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सारे ऐसे ही हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि हमने 95 के अंदर रिकॉर्ड पढ़े हैं, एक योजना दी थी कि भाई जमुना का जो बाढ़ का पानी है वो दोहन के अंदर, कृष्णावती के अंदर, साबी के अंदर डाला जाए, तब हमारे पानी की दक्षिणी हरियाणा की प्यास हमारी बुझ सकती है। और जब हम विधायक बने तो हमने इस पॉलिसी को लागू किया और हमने हमीरपुर के बांध को भरा। उसके बाद जब आदमी चुनाव हार जाता है तो फिर बात खत्म हो जाती है।
लेकिन 9 साल के अंदर दोहन में, कृष्णावती में, साबी में कहीं पानी नहीं डाला बीजेपी गया। का ये कहना है कि जितनी मजबूती से इस बार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष हरियाणा सरकार ने रखा, इससे पहले कभी नहीं रखा गया, और उसका ये नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की सख्त टिप्पणी कर रही है पंजाब सरकार को लेकर। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ नासिर साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, स्वागत है फैसले का, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये उसको लागू कौन करेगा? जो आप पार्टी के भाई बैठे हैं, मुख्यमंत्री महोदय ने तो कह दिया कि एक बूंद पानी के नहीं देंगे, और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था, उसने तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते थे वही खत्म कर दिए थे जिसकी उसको पावर नहीं थी। और हाल न्यायालय का ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि ये फैसला जो किया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने वो गलत है कि सही है। उसका जवाब 12 साल के अंदर आया है, जबकि एक बात कहनी थी कि इसको अधिकार नहीं था, तो 12 साल में तो न्यायालय जागा है और पार्टियां जाग नहीं रही हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो। मतलब ये ऐसा, अब इसका क्या समाधान है कि हमको हिमाचल की पहाड़ियों में से पानी लाना चाहिए, पंजाब के किसान को, आम आदमी को बताना चाहिए कि ये पानी जो है ये आपके हिस्से का नहीं है, ये पानी तो पाकिस्तान में जा रहा है। तो उन किसानों के समझ में आएगा। मान लो आपने ताकत से नहर खुदवा दी, पीछे पीछे किसान उसको मिट्टी से भर देते हैं, कितने आदमियों को आप अरेस्ट करेंगे? ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं बीच में और आपको, ये जो हांसी बुटाना नहर हमने बनाई, हांसी बुटाना नहर हरियाणा की धरती में है, हरियाणा का पानी है, और नाका मोड़ने की, नाका मोड़ना समझते हैं ना आप, कि एक जगह से दूसरे नाले में पानी डालना, वो नाका मोड़ने की बंदी हमारे बीजेपी भाइयों ने ले रखी है, सर पार्टी ले रखी है, इसमें अकाली भी शामिल हैं। आप ये बताइए कि इन भाइयों को क्या तकलीफ है अगर वो नाका खुल जाए और हमारे महेंद्रगढ़ में पानी आ जाए, मेवात में पानी आ जाए, झज्जर भिवानी में पानी आ जाए, क्या तकलीफ है? क्यों नहीं खोलने देते? 9 साल का समय, कभी प्रयास नहीं किया, कभी कोर्ट में जाकर के बात नहीं की, वैसे जबानी जमा खर्ची बात करें। जहाँ तक नौकरी, आप ये देखिए डीसी रेट के ऊपर जो नौकरी मिल रही है, आप आरटीआई लेकर खुलवाए ना। कौन सी योग्यता ली है इन्होंने? एम्प्लॉयमेंट से नाम नहीं लिए, जाकर के जनप्रतिनिधि को रात को कहते हैं कि हम तेरे को वोट देंगे, छोरा लगा दे डीसी रेट पर, वो डीसी रेट पर लगा दिए। ठीक है राधेश्याम जी। मैं कुलदीप जी, बात इस इलाके की, कुलदीप कलवाड़ी जी, बात जब हम महेंद्रगढ़ में बैठ के करते हैं तो सबसे पहले पानी का मुद्दा खुद ब खुद आ जाता है और एसवाईएल की चर्चा हो जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अपना स्टैंड क्लियर करे बीजेपी। आप भी लगातार पानी की बात करते रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार है। अगर आज केंद्र सरकार चाह ले कि एसवाईएल का पानी हरियाणा तक पहुंच जाए तो बड़े आसानी से मसले का हल हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ लड़ाना चाहती है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं फिर दूसरे मुद्दों पर आऊंगा, पानी पर। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने पे मैं खबरें अभी तक धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं जननायक जनता पार्टी की नुमाइंदगी करता हूं अटीली हल्के से, तो वो 2-4 बातें संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। अगर जो जननायक जनता पार्टी है वो उसका में जो उत्पत्ति हुई थी वो चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ थी, जो गरीब कमेरा मजदूर उनके लिए थी, और उन्हीं की सोच को आगे श्री दुष्यंत जी ने आगे बढ़ाया है। मैं आपके पॉइंट पर भी आऊँगा, संक्षेप में थोड़ा मैं बता देता हूँ। और जहाँ तक 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने जो एक शुरुआत करी थी बुढ़ापा पेंशन की 100 रुपये, जो वो पर महीने की थी, अब वो 3000 रुपये 100 रुपये पर डे की हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सोच थी जैसे कि गाँव में हरिजन चौपाल जो गरीब महिला है उनका पहला बच्चा होने पे 500 रुपये का अनुदान, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। उसी की मॉडर्न सोच को दुष्यंत जी ने आगे बढ़ाया है। अब जहाँ तक जो दुष्यंत जी के डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि अपना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एचएसआईडीसी है, मैं उन्हीं पंचायत का है, मैं उन पे थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालना चाहूँगा उन चीज़ों पर। उसमें क्या था कि मैं आपसे इस पर पानी पर जो मैंने पूछा है कि इस पर आपको भी लगता है कि हाँ केंद्र सरकार अगर चाहती है, केंद्र सरकार अगर चाह ले तो आसानी से मसले का हल सकता है? देखो, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी है कि हल करो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो सरकारें काम कर रही हैं, और चूंकि 2 स्टेट का मामला है, पंजाब का और हरियाणा का। हरियाणा का काम तो पूरा हो चुका है। अब चूंकि वहाँ पे आम आदमी की गवर्नमेंट है तो उसका जवाब तो आम आदमी के ही प्रवक्ता दे पाएंगे, अगर वो उसमें क्या एफर्ट्स करते हैं। मैं सत्यव्रत जी,
मैं आपके पास आता हूं फिर कुलदीप जी, लेकिन इस पर संक्षेप में कि केंद्र सरकार नहीं चाहती क्या कि एसवाईएल का हल हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि असली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। देखिए नासिर जी, आप सब लोग यहाँ हाथ उठाकर देखेंगे कि इस इलाके के लिए पानी की प्राथमिकता थी, है, रहेगी। लेकिन पहले यदि हम, जो माननीय रामविलास जी एक विषय रख के गए कि रघु यादव का जल युद्ध था, उसमें पहले बात थी समान जल बंटवारे की। आप लोग सब सहमत हैं इस बात से कि आज जो इस इलाके में पानी आया है वो एसवाईएल से नहीं आया, पंजाब से नहीं आया। पहली बात थी कि जो संसाधन इस हरियाणा में है वो सबको बराबर मिले, और उसी का कारण, केवल उसी के लिए आधार पर बता रहा हूं कि उसी आधार पर आज यदि हम अटेली के नावधी रामपुरा से लेके, और यदि भाई साहब के अमरपुरा से लेके, रायपुर से लेके, और मोखुता, दोखेरा, भेडंटी, शास्त्री जी लेकर आए, मैं एसवाईएल की बात कर रहा हूं कि एसवाईएल पर केंद्र सरकार चाहती है क्या? लेकिन मैं मानसिकता की बात बता रहा हूं कि हमारी मानसिकता एसवाईएल को लेकर कितनी कठोर है कि पहले हमने जिन इलाके में पानी की कमी थी और हमारे पास जिन इलाकों में पानी ज्यादा था, हमने उसका बंटवारा कर दिया। तो फिर एसवाईएल तो हमारे लिए जीवन मरण का है ही। केंद्र की जहां तक बात है कि केंद्र इस विषय को लेकर कैसे चले, और सबसे बड़ी बात, केंद्र के साथ साथ जैसा पंजाब के समय विभिन्न पार्टियां एक जनमानस और एक जन आंदोलन खड़ा करती हैं, और वो एक सेंसिटिव स्टेट है। जिस प्रकार की वहां इस प्रकार की गतिविधियां यदि फोर्सली करेंगे तो वहां परिणाम क्या होता है, कैसा हो सकता है, वो सारे देश के लिए नासूर बन सकता है। उसका जो उपाय है, उस उपाय पर, जैसे मेरे बड़े भाई राधेश्याम जी कह रहे थे, इस विषय के लिए हरियाणा सरकार ने एसवाईएल के बिना भी 3 बांध बने और उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी हो और उसका पानी हमें मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास कर दिए हैं और उस पर काम शुरू है। इसलिए हम एसवाईएल के लिए अपने मुद्दे को छोड़ नहीं रहे, लेकिन केवल एसवाईएल मुद्दा पर रहे और वो पानी आए न, हम भूखे प्यासे पड़े रहे, ये सरकार की प्राथमिकता नहीं। कुलदीप वशिष्ठ जी, एक बयान बहुत चर्चा में है हरियाणा में इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, विप फाउंडेशन के आप अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए आपसे पूछना जरूरी हो जाता है कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम हम बनाएंगे हरियाणा के अंदर, और फिर एक बात आती है कि इस समाज को, वैसे तो ये बहुत आगे रहा बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन राजनीतिक लिहाज से हरियाणा में पीछे की तरफ धकेला गया है, तो हम आकर उनको मजबूती देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो नासिर जी, आप जैसे दिग्गज जर्नलिस्ट आज नारनौल में आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाता हूं कि 2 जुलाई को पंचकुला में एक बहुत बड़ी ब्राह्मण संसद का आयोजन किया गया था। वहां पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री जितेंद्र भारद्वाज जी ने, जो संयोग से कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से उस संसद में सभी पार्टी के दिग्गज हमारे समाज के नेता वहाँ मौजूद थे, तो उनके सबके सामने उन्होंने कहा था कि भाई हमारे समाज की जो ये हमारी डिमांड्स हैं, जिसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी डिमांड का था। तो उसके बाद फिर 14 सितंबर को जब हुड्डा साहब के जन्म दिवस पे विप्र फाउंडेशन ने पूरे प्रदेश से 3000 ब्राह्मण हमारे हुड्डा साहब के घर पर हम लोग गए उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। उस समय हमने उनसे मांग की कि भाई हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण आप कीजिए, और ब्राह्मण समाज आपकी तरफ देख रहा है, आप अगर सत्ता में आएंगे तो आप हमें आश्वासन दीजिए कि आप हमारे समाज के जो हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमें हमारा प्रतिनिधित्व देंगे। साथ में हमारा जो एक ब्राह्मण आयोग है, मांग तो आपकी ये भी हो सकती है कि भाई हमें मौका दीजिए, हमें हमारे समाज से मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस, कोई देखिए मुख्यमंत्री विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री विधायक पहले हमारी, तो फिर हुड्डा साहब ने क्यों दावा कर दिया कि हम बनाएंगे डिप्टी सीएम? क्योंकि वो एक पार्टी के बहुत शीर्ष नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बातों की अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो ब्राह्मण समाज ने उनके सामने अपनी बातें रखी कि भाई आप हमारा एक उप मुख्यमंत्री भी आप हमारा बनाइए और हमारे ब्राह्मण आयोग का बनाइए। दूसरा ईपीबीजी में जो हमारा आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है और वो 10% कर दिया गया, उनसे कहा गया कि भाई आप उसको आप अगर सत्ता में आते हैं तो उसको कम से कम 14% कीजिएगा, और उसमें जो विभिन्न कैप लगी हुई हैं, इनकम की, एज की बार लगी हुई है, उन सबको आप हटाने का हमको आश्वासन दीजिए।
और उसके बाद जो एक और ब्राह्मण समारोह जो है रोहतक में किया गया, वहाँ पर भी इसी तरह की डिमांड हमारे जो है विधायक कुलदीप वत्स जी ने उठाई थी। तो उन सब बातों का संज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि हमारी अगर सत्ता आएगी तो हम एक मुख्यमंत्री देंगे, आपका ब्राह्मण आयोग का गठन करेंगे और जो आपकी जो रिजर्वेशन में जो आपकी समस्याएं हैं उनको देखेंगे। तो ये सब मांगे हमने रखी और एक पार्टी के जो हमारे प्रदेश के ही नहीं, वो तो पूरे देश के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं, अगर उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम उसको ना माने। कुलदीप कलवाड़ी जी कुछ करें। एक बात और बोलूंगा नासिर जी, और हम इसी तरह की डिमांड जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है हम उनसे करते हैं कि भाई आप हमारी धौली की जमीन वापस दे दीजिए, आप तो बैठे हुए हैं सत्ता में, करिए सत्तारूढ़ घोषणा। पार्टी तो ये कह रही है कि भाई हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, हम तो अरे सर ब्राह्मण तो सामाजिक समरसता की जीती जाती इमारत साथ में लेके रखता है, हम तो दूसरे आप का ये हक कह नहीं रहे हैं कि मांगते। फिलहाल ब्राह्मण समाज को दरकिनार किया जा रहा है राजनीति में हरियाणा में। नहीं, दरकिनार हो रहा है, बिल्कुल हो रहेगा। हम तो ये कहते हैं सर सब समाज का, जिसका समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। हमारे समाज को भी कम से कम 15 हमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले, विधानसभा में ब्राह्मण आयोग का गठन हो, हमारी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा बने और हमारा जो हमारी जो जमीन ले ली गई है हमें वो वापस दी जाए। ठीक है सर जी। कुलदीप मेरे विचार से जो हुड्डा साहब का जो बयान है ये केवल समाज को बांटने की बात है। केवल आप ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर दूसरे समाज को बनाओ, फिर तीसरे को बनाओ, ये इससे समाज बढ़ता है। अपनी उनको केवल और केवल जो है जिस टाइम वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते रोहतक के अलावा उनको कुछ नहीं दिखा। और ये जितनी ऑडियंस यहाँ बैठी है इनको पता भी है जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र हुआ करता वहाँ पे रोड्स की हालत क्या थी। जैसे ही बहुआ से अटेली की तरफ आया करते वहाँ पे रोड में खड्डे थे, शास्त्री जी बता देंगे, अब जितने भी लोग बैठे हैं सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन मेरे विचार से जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको आपने जो विजन 2024 है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में बढ़ रहा है, उसी में जो हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो था जिसमें 75% युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने का प्रावधान था, जो कि कोalition गवर्नमेंट में विधानसभा में पास होकर के और वो पास हो चुका है। लेकिन कुछ एक जो लीगल जो कोर्ट के कुछ डिस्प्यूट्स आ गए थे वो जल्दी रिजोल्व हो जाएंगे। वो श्री दुष्यंत जी की सोच थी क्योंकि वो युवा हैं और युवाओं के बारे में बात करते हैं और केवल काम करने में विश्वास रखते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उस मुद्दे पे हमारी पार्टी काम करती है। और खासकर मैं आपकी एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, अटेली हल्के के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं 85 करोड़ रुपए का रोड इंफ्रा पे काम हुआ है, जो अपने आप में आज तक का एक रिकॉर्ड है जो किसी हल्के में आज तक नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो उनकी सोच है, चाहे महिलाओं की भागीदारी हो, जो लोकल बॉडीज में 50% महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे राशन डिपो के अंदर 33% महिलाओं की भागीदारी हो, और जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑनलाइन किया है, तो ये एक प्रोग्रेसिव सोच है। लेकिन इससे तो लोग कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है ऑनलाइन वाले सिस्टम से ज्यादातर। कोई भी काम नया काम स्टार्ट होता है उससे एक बार स्टार्टिंग की परेशानियां होती हैं, लेकिन उसमें वो भ्रष्टाचार खत्म करने का एक वो तरीका है। ठीक है सर। राधे श्याम जी, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समाज को बांटने वाला बयान दिया है। ये बार बार जेजेपी के बीजेपी के नेता कहते हैं कि जब मुद्दे तो ये होने चाहिए बेरोजगारी के, महंगाई के, जब ये सारे मुद्दे थे तो इस मुद्दे की जरूरत क्या पड़ गई कि इस जाति से डिप्टी सीएम बनाएंगे, इससे डिप्टी सीएम बनाएंगे। हाँ सर जी, मेरा ये विश्वास है कि हुड्डा साहब ने समाज को बांटने का कोई काम नहीं किया और उन्होंने विकास का काम किया। ये देखिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे हमीरपुर के बांध को जोड़कर पानी का प्रबंध किया। अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर वो बनते हैं तो हमारी इन सारी नदियों के हम दोबारा पानी डलवा देंगे। और मैं एक बात और बताता हूँ कि एक बार शेखावत साहब ने, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में, उन्होंने SYL के बारे में जिक्र किया था, तो मैंने उनको पत्र लिखा था। मुझे पता नहीं था, मुझे आप यहाँ बोलने में चिट्ठी ले आता साथ, तो पत्र मैंने उनको लिखा था कि शेखावत साहब आपने ये बात कही, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन SYL आप नहीं बना सकते। आप राजस्थान से रहने वाले हैं, आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, हरियाणा में आपकी सरकार है, और हमारी 3 नदियां हैं दक्षिणी हरियाणा की, कृष्णावती, दोहन और साबी, और इन तीनों नदियों के ऊपर राजस्थान ने बांध बना दिया और हमारा पानी रोक दिया, तो हमारा दक्षिणी हरियाणा वीरान हो गया इन नदियों में बांध बनने के कारण। तो आप मेहरबानी करके और ये हमारे हिस्से का जो पानी है इन तीनों नदियों में छुड़वा दो, तो हमारा काम कुछ तो चले ना।
लेकिन वो बात, वो चिट्ठी हमारी इधर से उधर कहीं से कहीं डोल डाल करके उसको कोई जवाब तो मिला नहीं, लेकिन उसको कहीं किसी महकमे में भेज दिया, कहीं किसी महकमे में भेज दिया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो बात हमारी सरकार जो बार बार कह रही है अमृत काल, फलाना काल, ये काल, वो काल, तो मैं ये बताता हूँ कि इतना छोटी सी बात केंद्रीय मंत्री के लिए थी, उनकी अपने स्टेट की बात थी, वो नहीं किया। अच्छा, अभी नारनौल में कैसा काम हो रहा है? नारनौल का तो काफी विकास हो रहा है, सरकार कह रही है, यहाँ के विधायक कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, चमक रहा है इस टाइम पर नारनौल। नारनौल की सफाई की मैंने बता दी। नारनौल के अंदर इतना बुरा हाल है, वर्षा के अंदर आप देखिए सारा शहर डूब जाता है, सारा हुडा डूब जाता है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुग्राम भी जाता है कई बार। तो गुरुग्राम डूबेगा तो क्या नारनौल को भी डुबोएंगे फिर? अच्छा, हम तो कहते हैं गुरुग्राम को मत डुबोने दो। तो मैं नारनौल की बात आपने पूछे हाँ साहब, इसलिए मैं नारनौल की बात बता रहा हूँ। और जहाँ तक पानी का सवाल है, कई कई दिन तक तो पानी अटक जाता है, नहीं आता है, उसको ठीक नहीं करते, लाइन टूट जाती है। आप शहर के आप अंदर तैयारी कर रहे हैं चुनाव में मैं आने की? घुमाता हूँ आपको शहर में। आप इस बार भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? है जी, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इस बार मैं आप? चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ नांगल चौधरी से, लेकिन मेरा आधा हल्का नारनौल में, आधा नांगल चौधरी में है। तो यहाँ के लोग भी मुझे वहाँ मदद करते हैं, मैं यहाँ के लोगों की दुख तकलीफ को भी देखता हूँ। और क्योंकि मुख्यालय है हमारा नारनौल, तो सबका है जी। तो इसलिए नारनौल की तरफ ध्यान देना तो सबका काम है, चाहे कोई किसी पार्टी में, चाहे कोई। सत्यव्रत शास्त्री जी, बात प्रदेश की हो रही है, लेकिन विधानसभा स्तर पर उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से जनता को उम्मीद थी। ये तो चलिए, ये बात आ जाएगी कि विरोधी पार्टी के नेता हैं तो इसलिए सवाल उठाएंगे, लेकिन कई बार जनता भी कुछ चीज़ों को लेकर शिकायत कर रही होती है, खासतौर से सड़कों को लेकर, सफाई को लेकर, पानी भरने की समस्या को लेकर। देखिए, जो समस्याएं उठा रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन लेवल की, सरकार के लेवल की नहीं। सरकार और प्रशासन दो चीजें होती हैं। सरकार योजना बनाती है, इम्प्लीमेंट प्रशासन करता है। यदि सरकार हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के लिए 168 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं करती तो इस हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में पानी नहीं आता। अब आता है, पानी आ गया सरकार की ओर से, प्रशासन की कुछ गड़बड़ियों के आप कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं के हिसाब से प्रशासन काम नहीं कर रहा, प्रशासन पकड़ नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि एक पार्ट के ऊपर काम हो गया, अब दूसरा पार्ट रहता है। उस पार्ट में कभी कभी कोई अधिकारी कर्मचारियों की कोई नेग्लिजेंसी लगा लीजिए या आलस से लगा लीजिए, वो कहीं दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में जो काम होता है वो नेता, नीति और नीयत, ये तीन चीजों पर कोई भी प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार चलती है। हमारे नेता कैसे हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा सकते, चाहे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की बात हो, चाहे मनोहर लाल जी की बात हो। जिसने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो वो तथ्यों पर आधारित, तो धरातल पर दिखाई देता है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक यदि नारा दिया तो दिखाई देता है। उन्होंने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक डाटा कलेक्शन करके ये आइडेंटिफाई कर दिया कि किस परिवार को कितनी किस चीज की आवश्यकता है, और उसके लिए अंत्योदय मेले जो लगाए, ये नेता की नीयत की बात है। और उसके बाद है ये सब कुछ काम जिसके आधार पर गली कूचे के कहीं 2 दिन कूड़ा रह गया, कहीं 2 दिन ज्यादा रह गया, कहीं साफ हो गया, ये सामान्य बात है। ये तो तत्कालिक एक प्रयास से हो जाती है। लेकिन सरकार की कम से कम इस इलाके के लिए जो कोई अपने गांव की जरूरत रखता है तो माननीय मुख्यमंत्री उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में, वशिष्ठ साहब, इस बार का जो चुनाव है 2024 का, हरियाणा के लिहाज से कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर आने वाली किसी सरकार को, या फिर यही सरकार रिपीट होती है, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस की आ रही है तो सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ वशिष्ठ जी। देखिए, हमारे समाज की कुछ समस्याएं हैं, वो उनका निराकरण करने आपका समाज क्या वाकई में इस बार हरियाणा के चुनाव की दिशा दशा बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है सर। जो हमारे समाज की समस्याओं का निराकरण करेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ होगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हमने कुछ मांगे रखी हैं, हुड्डा साहब ने उनको बोला कि हम करेंगे, ऐसी अपेक्षा हम भाजपा से भी करते हैं। सामने क्यों नहीं रखी मांगे? वही मांगे हम भाजपा से भी रखते हैं, कि भाई आप तो सत्ता में, अभी आप करिए, हमारी धौली की जमीन वापस दीजिए, आप कीजिए हमारा ईपीबीजी का जो हमारा आरक्षण है उसको बहाल कीजिए, आप कीजिए ब्राह्मण आयोग का गठन, 100 करोड़ का उसका बजट कीजिए, आप मैक्सिमम हमारे जहां हमारी ज्यादा संख्या है उस हिसाब से हमारे समाज के लोगों को टिकटें दीजिए। हम उनका जो धन्यवाद करेंगे जाकर। हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध या कोई समर्थन नहीं, जो हमारे समाज के हित की बात करेगा हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे।
कुलदीप कलवाड़ी जी, 2024 का विजन आपने बहुत सारी, लेकिन कुछ और चीजें ऐसी जो लगता है कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो रह चुकी हैं। मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो क्षेत्रीय विषय हैं, क्योंकि हमारे इलाके में क्या है कि ज़्यादातर जो मीडियम क्लास फैमिली या किसान वर्ग से जो आते हैं वो नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमने जैसे कुछ, मैं पीछे महाराष्ट्र गया हुआ था, वहाँ मैंने एक बहुत ही सुंदर चीज़ देखी। छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वो एक समूह मिलके काम करता है, चाहे वो मिल्क कलेक्शन का हो, चाहे डेयरी का हो, चाहे सोलर एनर्जी का हो, चाहे ग्रीन एनर्जी का हो। वो हमारे को युवाओं में जाकर के उसके लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और जो सरकार की पॉलिसीज हैं जो सोसाइटीज के लेके उनको बताना पड़ेगा, एक शुरुआत करनी पड़ेगी उसके लिए, और वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि जो मुद्दे आगे इलेक्शन में आने वाले हैं वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो बताएगा। मैं खास की बात करता हूँ, जो ये हाईवे हब बन गया है, जो चारों तरफ से कनेक्टिविटी है, चाहे 152 हो, चाहे इधर का रोड हो, वो मैं जो माननीय नितिन गडकरी जी हैं उनका मैं दिल से इज्जत भी करता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं। उनकी वजह से सारा पॉसिबल काम हो पाया। आप राधेश्याम जी, बहुत संक्षेप में 2024 के लिए क्या विजन है हरियाणा के अंदर, और आपको क्या लगता है? 2024 में अपनी सरकार बनेगी और हरियाणा का पूरा विकास किया जाएगा। आप ये देखिए कि मैं आप एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात बताइए कि सरकार तो आदेश दे देती है, प्लान बना देती है, अधिकारी आगे नहीं करते, फिर सरकार क्या हुई, नेता क्या हुए? अफसर की ये हिम्मत की सरकार पॉलिसी बना दे, वो काम ना करे। एक बात। दूसरी बात है, जहाँ तक किसानों की बात ये दूसरी पार्टियां करती हैं, ये तो केवल जबानी जमा खर्च है, बाकी किसानों का कोई वो नहीं है। कितना दिन वो धरना चला रहा, आपने देखा। किसानों का जो साधारण किसान है बैंक से लोन लेता था, एक लैंड मॉर्गेज बैंक होता था, उसका नाम विकास बैंक कर दिया। अब आपको मैं छोटी सी बात, एक उस समय कर्जा जो लेता था किसान, उसको गिरफ्तार किया जाता था। तो हमने पहली बार ये कानून बनाया कि किसान को कर्जा वसूली के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बहुत संक्षेप में देखिए, आने वाला जो 2024 का चुनाव है, विशेषकर आज हम महेंद्रगढ़ जिले के लिए बैठे हैं, और महेंद्रगढ़ जिले में मुद्दा रहेगा विकास का। जिस विकास को 2014 में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ की सड़कों जिन पर रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था, यहाँ के खेत खलिहान जहाँ बूंद पानी नहीं थी, यहाँ के घर जिनके आंगन में पानी की बूंद नहीं आती थी, और शिक्षा की और कनेक्टिविटी का तो विषय दूर दूर तक था। हम मानते हैं कि ये मुद्दे आज भी प्रभावी हैं और इस चुनाव में रहेंगे, और ये समस्त अहिरवाल जो महेंद्रगढ़ जिले का है, ये भारतीय जनता पार्टी के इस विकास के मुद्दे को लेकर साथ वक्त नहीं है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ तक मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ तक किसानों की बात है, पहले में केवल 2 फसल थी, धान और गेहूं, जिनकी सरकारी खरीद हुआ करती। ये हमारी पार्टी के प्रयासों के बदौलत बाद में जो है इसमें 13 टोटल फसलें आई हैं, जिसमें बाजरा है, सरसों है, मूंग है, उनकी सरकारी खरीद का प्रावधान भी हुआ है। और दूसरा क्या है कि जब कोरोना काल के अंदर जो जगह बढ़ाने की बात थी मंडी सरकारी खरीद की, वो भी बढ़ाई गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी, राधेश्याम जी, कुलदीप वशिष्ठ जी, कुलदीप कलवाड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि इस मंच से एक सार्थक चर्चा जिस तरह से हुई है, ठीक इसी तरह की ये विचार, ये सार्थक चर्चा यूं ही आगे बढ़ेगी, और हम 24 के चुनाव में इन्हीं मुद्दों को देखेंगे, वो मुद्दे जो आम जनता से जुड़े गए। विजन 2024 का हमारा मकसद यही है कि हम आम जन के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाएं। और इसी के साथ ही हम यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। विजन 2024 में चर्चा का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।